हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस इन मैथ विद कीर्ति। तो मेरा जो ये चैनल है वो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है और इसमें जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो हम पढ़ने वाले हैं साइंस इन मैथ, और वो अभी के लिए 10th क्लास का पढ़ेंगे। बाकी अगर आप सभी को वीडियोस पसंद आती है तो बाकी क्लासेस का भी शुरू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 1। ठीक है, किसका? विज्ञान का। किस क्लास का? तो वो है आपका 10th क्लास का। अच्छा, तो सबसे पहले तो अगर आप सभी हिंदी मीडियम के हैं देन तो इट्स ओके, आपके लिए ही ये वीडियो है। लेकिन अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वाली क्लास हिंदी मीडियम में रहने वाली है। अगर आप इंग्लिश मीडियम की क्लास देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छा, कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक जाना है उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। तो अब अगर अभी आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है कैसे है, तो आप मेरी एक वीडियो और है जो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें आप ये सब सीख पाओगे कि कैसे यूट्यूब को चलाना है, कैसे किसी के चैनल पर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, जो आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए अभी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक क्लास रहने वाली है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझेंगे जो कि आपने शायद 6, 7, 8, 9 में पहले से ही सीख रखी हैं। क्योंकि किसी भी चीज को सीखना है उसका बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक है, जो नींव है, जो आधार है, वो अगर स्ट्रांग होगा तो आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे परिवर्तन के प्रकार। कि इस विज्ञान में जो है वो परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो भौतिक परिवर्तन है इसके आधार पर ही इसको बांटा गया है दो शाखाओं में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को। कि जहां जहां पर भौतिक परिवर्तन होंगे वो चीजें आप भौतिक विज्ञान में पढ़ोगे, और जहां जहां पर रासायनिक परिवर्तन होंगे वो सारी चीजें आप रसायन विज्ञान में पढ़ोगे। भौतिक परिवर्तन को हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में, और रासायनिक परिवर्तन को हम पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जानते हैं क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं जो कि भौतिक परिवर्तन के हैं। भौतिक परिवर्तन हुए जैसे कि बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, ग्लास का टूटना, लकड़ी को काटना, कागज को मोड़ना और अंडे का टूटना। अच्छा, ये भौतिक परिवर्तन क्यों है? ये भौतिक परिवर्तन इसीलिए है क्योंकि इन परिवर्तनों में जो बदलाव आता है, देखो परिवर्तन से तो आप समझ गए होंगे कि कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है। तो इन सभी में जो बदलाव हो रहे हैं वो इनके भौतिक गुणों में हो रहे हैं। भौतिक गुण मतलब आकार हो गया, अवस्था हो गया, ठीक है, और आकृति हो गया, इन सभी में बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना। बर्फ जो है बच्चों वो अभी हमारे लिए एक ठोस पदार्थ है, लेकिन अगर हम इस बर्फ को पिघलने के लिए छोड़ देंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा, ये पानी में बदल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वापस से बर्फ बना ही नहीं सकते। हम बर्फ को दोबारा से बना सकते हैं। इसी पानी को आप फ्रिज में अगर रख दो, है ना, तो ये वापस से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका बर्फ का पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन से सिर्फ और सिर्फ आकार में और अवस्था में चेंज आता है। जैसे कि बर्फ के आकार में भी चेंज आया, पहले वो हार्ड था, है ना, आयत की शेप का था, वर्ग की शेप का था, या किसी भी शेप का हो सकता है, गोल भी हो सकता है। वो उसने अपनी आकृति बदल दी, आकार बदल दिया और अपनी अवस्था भी बदल दी। फिर बात करते हैं पानी का उबलना। तो पानी का उबलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसको आप अच्छे से समझ पाओगे कि जब आप कोई दाल बनाते हो या कोई सब्जी बनाते हो, तो उस सब्जी जिस बर्तन में बन रही हो उस बर्तन को जब आप ऊपर से ढक देते हो और कुछ समय बाद जब उस ढक्कन को देखते हो तो ढक्कन पे जो है वो कुछ ऐसे पानी की बूंदें टिकी होती है ना। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि सब्जी से जो पानी उबला वो वाष्प बन गया, और वाष्प थाली पर जा करके जमा होकर के वापस से पानी में बदल गई। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, जिसमें जिसको हमने जिसमें थोड़ा चेंज हुआ लेकिन फिर से अवस्था में बदलाव आया, लेकिन उसको वापस से वो पानी बन गया। फिर बात करते हैं ग्लास का टूटना। तो यहाँ पर जो गिलास का टूटना है वो कैसा परिवर्तन है? वो भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ग्लास जब टूट रहा है तो इसके जो ये टुकड़े हुए बच्चों, ये कांच है। ऐसा तो है नहीं कि ग्लास टूटा और ग्लास के जो टुकड़े हैं वो टूट के लकड़ी बन गई, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ग्लास
कांच का बना था, जब ग्लास को तोड़ा तो कांच ही रहा उसके रूप में, वो जिस चीज से बना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बस इसके आकार में परिवर्तन आ गया, इसलिए इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सेम उसी तरह से लकड़ी को काटना, अब इस आदमी ने यहाँ पे लकड़ी को काटा, लकड़ी कट के सोना तो नहीं बन गई है, चांदी तो नहीं बन गई, कांच तो नहीं बन गई, लकड़ी ही रही, तो इसके भी रूप कह लो या फिर जिस चीज से ये बनी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बस इसके आकार में बदलाव आया, कटने के बाद टूटने के बाद लकड़ी तो लकड़ी ही रही। फिर है कागज को मोड़ना, अब कागज को हम मोड़ते हैं तो कागज मुड़ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कागज मुड़ के कुछ और बन गया, बस उसका आकार चेंज हुआ, आकृति चेंज हुई, लेकिन कागज जो है वो कागज ही रहा। फिर है अंडे का टूटना, तो अंडे का टूटना भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि अंडा जब टूटा तो अंडा ही रहा ना, ऐसा तो है नहीं कि अंडा टूट के चावल बन गया, नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो इसलिए ये अंडा है, ये अंडा ही रहा, बस थोड़ा सा टूट गया है, इतना ही फर्क आया इसमें, इसके आकार में फर्क आ गया कि टूट गया था। तो इसलिए ये सभी हमारे पास जो है, ये सभी हमारे पास भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो परिवर्तीय परिवर्तनीय भी होते हैं और अपरिवर्तनीय भी होते हैं। परिवर्तनीय मतलब रिवर्सिबल, जिसको हम वापस से रिवर्स करके सब कुछ ठीक कर पाए, और अपरिवर्तनीय मतलब इररिवर्सिबल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो आपके परिवर्तन है वो परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है। जैसे कि अगर हम बात करें बर्फ के पिघलने का, तो ये परिवर्तनीय है। क्यों है परिवर्तनीय? क्योंकि हम बर्फ से पानी बनेगा, पानी से वापस से बर्फ बन जाती है। ये भी परिवर्तनीय है क्योंकि पानी उबलेगा, उबल के भाप बनेगा, वाष्प बनेगा, वाष्प को वापस से पानी बना सकते हैं, तो इसलिए ये परिवर्तनीय है। लेकिन ग्लास का जो टूटना है बच्चों, ये अपरिवर्तनीय है। क्यों अपरिवर्तनीय है? क्योंकि ग्लास अब टूट चुका है, ग्लास के छोटे 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 टुकड़े हो चुके हैं, अब उन टुकड़ों को वापस से जोड़ के हम ग्लास तो नहीं बना सकते, तो इसलिए ये हमारे लिए अपरिवर्तनीय हो गया, क्योंकि ग्लास अब टूट गया, उसका आकार दोबारा से हमें वैसे का वैसा नहीं मिल सकता। फिर बात करते हैं लकड़ी को काटना, तो लकड़ी को काटना भी अपरिवर्तनीय है, क्योंकि लकड़ी एक बार कट गई, अब उसके आकार को वापस से आप जोड़ तो नहीं सकते, चिपका तो नहीं सकते, तो इसलिए ये भी है अपरिवर्तनीय। लेकिन कागज को मोड़ना बिल्कुल परिवर्तनीय है, क्योंकि कागज को भी मोड़ा है, वापस से उसको ठीक करो तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी मिसलवटें रहेगी पर ठीक हो जाएगा। और अंडे का टूटना भी अपरिवर्तनीय है, क्योंकि अंडा अब टूट चुका है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि अंडे को वापस से उसके छिलके में डाल के वैसा बिल्कुल अंडा तैयार कर सके, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मैंने गोले में डाले ये सभी अपरिवर्तनीय है, और जिनको मैंने टिक लगाया वो सभी परिवर्तनीय है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी वही चीज लिखी है कि भौतिक परिवर्तन, जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय भी हो सकते हैं और अपरिवर्तनीय भी हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमें कोई प्रारंभिक पदार्थ मिलता है और वो किसी अंतिम उत्पाद में बदल जाता है, और जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको वैसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। अपरिवर्तनीय, ठीक है, जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम अपरिवर्तनीय कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम इररिवर्सिबल कहते हैं। जैसे कि आतिशबाजियां, खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना, गैस का जलना, पाचन, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि आतिशबाजियां देखिए, आप दिवाली में जब रॉकेट चलाते हो, रॉकेट को आपने आग लगाई, रॉकेट हवा में उड़ा और उसकी जो अंदर आतिशबाजियां थी वो फट के पूरे आसमान में बिखर गई। अब ऐसा तो नहीं है कि उन आतिशबाजियों को इकट्ठा करके आप वापस से रॉकेट बना पाओ, नहीं, वो जो था वो फट गया और वो खत्म हो गया, उसके बाद हम उसको वापस नहीं ला पाए। जैसे कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन सकता था, लेकिन आतिशबाजी से वो रॉकेट, और रॉकेट से आतिशबाजी बार बार नहीं बन सकता। ठीक है, वैसे ही खाना बनाना। अब यहाँ पे जो पिछले जो केस में अंडा था वो हमने सिर्फ तोड़ा था, वो कच्चा था, वो कच्चा ही रहा, अंदर भी कच्चा था, और जब टूटा तब भी कच्चा था। लेकिन जैसे ही उस अंडे को पका दिया तो अब यहाँ पर वो पक चुका है। अब इस पके हुए अंडे को क्या वापस से कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए खाना बनाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भी हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, पके हुए खाने को कच्चे खाने में नहीं बदल सकते।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो आपके पत्ती में क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सूरज की किरणों को सोखता है और उससे जो है वो अपना खाना बनाता है। अब जो पेड़ ने खाना बनाया, क्या वो वापस से सूरज की किरणों में बदल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सूरज ने पहले खाना बनाने के लिए किरणें दी, अब वो किरणें उसका खाना तो नहीं सोख सकती, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा अगला है लकड़ी का जलना। अब लकड़ी को हमने जला दिया, पिछले केस में लकड़ी को काट रहे थे, पर यहाँ पर हमने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी जल करके राख बन गई। अब उस राख से हम वापस लकड़ी तो बना नहीं सकते, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। वैसे है गैस का जलना, कि गैस सिलेंडर से हमारी गैस जलती है, और जब हम काफी दिनों तक सिलेंडर का यूज करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि सिलेंडर खत्म हो जाता है, हमें नए की जरूरत पड़ जाती है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलती हुई गैस जो हवा में जा रही है उससे वापस हम सिलेंडर को नहीं भर सकते। फिर है पाचन। अब आपने खाया पिया सब कुछ आराम से है और आपके पेट में वो पच गया, अब उस पचे हुए खाने को वापस से कच्चा खाना या वापस से जो खाया था वो तो नहीं बना सकते। मान लो आपने केक खाया, अब केक आपके पेट में जाके पच चुका है, अब वापस से उस पेट में जो पचा हुआ केक है उसको आप फिर से केक तो नहीं बना सकते हो, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हम यह पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों बेसिक है। बेसिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप ये बुक पढ़ रहे हो, बुक का ये पार्ट पढ़ रहे हो, ये असल में आया कहाँ से और ये आया क्यों। तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये तो चलो हमारी डेली लाइफ के उदाहरण थे, लेकिन कुछ तत्व आपने पढ़े हैं पिछले साल, तत्वों के बारे में पढ़ा है आपने, उन तत्वों के बीच में भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता रहता है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं, इसलिए हम उनको रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन में कोई प्रारंभिक पदार्थ किसी अंतिम उत्पाद में बदल जाता है। ठीक, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें आपके पास एक प्रारंभिक पदार्थ होगा, उनकी आपस में अभिक्रिया होगी और वो किसी अंतिम उत्पाद में बदल जाएंगे, और रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, विज्ञान की दुनिया में जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा, अब देखो अब आगे ना वही बात कि हम पढ़ रहे हैं, विज्ञान की दुनिया में जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, अब अगर मैं आपको सीधे ये बात बताती कि बच्चों विज्ञान की दुनिया में जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मैम ये रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसलिए हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अभी आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको हम विज्ञान की भाषा में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी केमिकल चेंज होता है उसको हम विज्ञान की भाषा में केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और इसको दर्शाने का एक तरीका होता है, जैसे कि ये है ए जमहा बी, इसने हमें दिया सी जमहा डी। अब ये जो यहाँ पे हमने लिखा है ये ऐसी दो चीजें हैं जिनके बीच में अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया होने के बाद इन्होंने हमें ये चीजें दी। मान लो ए की जगह पर है चावल और बी की जगह पर है दाल। ठीक है, अब आपने चावल और दाल को मिलाया, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवाया। कैसे केमिकल रिएक्शन करवाया, आपने इनको हीट दी। ठीक है, आपने इनको एनर्जी दी, ऊर्जा दी, उस ऊर्जा से इनके बीच में जो भी रिएक्शन हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसकी मदद से क्या बना, उसकी मदद से जो है वो हमारी खिचड़ी बन गई। ठीक है, दाल चावल में क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है। अब क्या आप इस पकी हुई खिचड़ी को वापस से कच्चे चावल और कच्ची दाल में बदल सकते हो? हमने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ये यहाँ पर अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब ये तो थी हमारी नॉर्मल डेली लाइफ की बात, पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रासायनिक जो हमारा विज्ञान है उसमें हम ऐसे नॉर्मल चीजों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं तत्वों के बारे में। तो जैसे कि अभी इसी को हमने लिखना हो अगर साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, तो हम लिखेंगे इन तत्वों के साथ जो जो भी रिएक्शन होंगे उनको हम लिखते जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो हमें हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे कि दाल और चावल के बीच में रिएक्शन हो रहा था तो खिचड़ी बन रही थी, तो वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला। वैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुई, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे लिखी जाती हैं, और ये कहाँ पढ़ते हैं हम, तो रसायन विज्ञान में। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये क्या चीज़ है, इसको साइंस में क्या बोलते हैं और इसको साइंस में क्या बोलते हैं। तो जिन चीज़ों को हम जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं, जिनकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, उनको हम अभिकारक बोलते हैं। और इन अभिकारकों के बीच में जब अभिक्रिया होगी, जब रिएक्शन होगा, तो ये हमें एक चीज़ देंगे जिसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ हमें मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी यहाँ पर अभिकारक हैं, जिनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, उसको अभिकारक कहेंगे। और इनकी अभिक्रिया के बाद जो हमें मिल रहा है, जैसे कि यहाँ मिल रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारे लिए उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है ऐसी क्रिया जिसमें रासायनिक बदलाव हो रहे हो, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। कौन होते हैं वो? अभिकारक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। ठीक है, और जब वो आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा उत्पाद। उत्पाद वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें मिलता है, जिसका निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसने हमें दिया हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया? तो उसके लिए कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने एक सवाल बनाया है। ठीक है, ये हम आपके लिए सवाल है। अब इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? तो इस सवाल का जवाब अभी तो आपको कमेंट सेक्शन में ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी लाइव क्लास तो है नहीं। अगर कभी चलो भगवान ने चाहा तो लाइव क्लास भी हम यहाँ पे यूट्यूब पे लेंगे आपके साथ और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करेंगे। पर अभी के लिए यही तरीका है कि इस क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब मैं पढ़ लूंगी इस क्वेश्चन को, आपने उत्तर ढूंढना है चारों में से और अभी के अभी कमेंट कर देना है, चीटिंग नहीं करनी है। कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। निम्नलिखित में अभिकारक और उत्पाद को पहचानिए। आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, रासायनिक समीकरण। आपने इसको देखना है, रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, आपने इसको देखना है और बताना है इनमें से कौन है जो अभिकारक है और उत्पाद है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अभिकारक है CaO जमा CO2 और उत्पाद है CaCO3। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अभिकारक है CaO और उत्पाद है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अभिकारक है CO2 और उत्पाद है CaCO3। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अभिकारक है CaCO3 और उत्पाद है CaO प्लस CO2। ठीक है, तो करते हैं 3 से 5 सेकंड का वेट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए फटाफट से कमेंट कर लो। 5 4 3 2 1। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए था इसका सही आंसर। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन जिन बच्चों ने बी सी या डी लिखा तो बेटा थोड़ा सा गलत है। अब सीखो क्यों गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारे प्रारंभिक अभिकारक होते हैं या जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक का नाम देते हैं। तो ये हमारे लिए अभिकारक है। इनके बीच में अभी रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद हमें एक जो है वो उत्पाद मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल मैंने आपको दिया था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है, इसमें कुछ भी हम टफ जो है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया है लेकिन अभी बहुत कम पढ़ा है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण को अगर बनाना है तो हमें पहले तो तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे वहां लिखा था हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड दे रहा है। अब हर बार हम अभिक्रियाओं को वैसे नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो हर एक तत्व के लिए एक प्रतीक या फिर एक सूत्र जो है वो बनाना पड़ता है। जैसे कि अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आप जोड़ोगे तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, अब आप लिखोगे Mg प्लस O2। ठीक है, ऐसे लिखोगे, क्योंकि अब ये इनके प्रतीक हैं, ये इनके सिंबल हैं, हमें अब इनको ऐसे लिखना है। अब मैग्नीशियम की जगह पे मैग्नीशियम,
ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन। इनके बीच में जब अभिक्रिया होगी तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ी सी जगह की वजह से, कि हम मैग्नीशियम में जब O2 मतलब ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिलेगा MgO। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो गलत है, यहाँ पर तो 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो अभी वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका अगला टॉपिक है जिसको कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। अभी हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि समीकरण बनता कैसे कैसे है, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैग्नीशियम के लिए जो प्रतीक है वो है Mg, ऑक्सीजन के लिए जो प्रतीक है वो है O2, क्लोरीन के लिए जो प्रतीक है वो है Cl, जल के लिए जो प्रतीक है वो है H2O, आयरन के लिए प्रतीक है Fe, जिंक सल्फेट के लिए प्रतीक है ZnSO4, Zn मतलब जिंक, SO4 मतलब सल्फेट। सोडियम क्लोराइड के लिए जो प्रतीक है वो है NaCl, आयरन ऑक्साइड के लिए जो प्रतीक है वो है Fe3O4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं इसका प्रतीक और इसका असली नाम। तो आप फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको फटाफट से याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl, वाटर या जल H2O, आयरन Fe, जिंक सल्फेट ZnSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, और जो जो मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में है और आपके लिए ज़रूरी है, उन सभी के प्रतीक और उन सभी के सूत्र मैं आपको हर क्लास में बताती रहूंगी। ठीक है, तो ये थोड़े से हो गए, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से लंबे लंबे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ब्रैकेट के अंदर, बाहर इसके 3। ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, Al के साथ 2, SO4 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर 3। क्योंकि इसको अगर बनाना सीखा तब तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कोशिश करो कि इनको आप याद रख लो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरियम सल्फेट BaSO4 और हाइड्रोजन H2। क्योंकि ये सभी आपके सिलेबस में है, जो आपकी एक्सरसाइज आएगी अभी पढ़ते पढ़ते, उनमें इन सभी शब्दों का इस्तेमाल लगभग लगभग किया हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये पहले से ही याद रह जाए। ठीक है, बाकी इसको हर क्लास में सीखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको याद होगा। एक वीडियो में देख लेने से, 1 मिनट में याद कर लेने से याद नहीं होता, इसलिए हर वीडियो में इसका रिवाइज हम करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि कैसे समीकरण लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा था हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन लिख दिया H2, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन लिख दिया O2, और ये बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो गलत है, यहाँ पर तो ऐसा 2 लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलोगे। तो फिर से वही चीज रिपीट करूंगी कि अभी हम सिर्फ समीकरण को बनाना सीख रहे हैं। रासायनिक समीकरण की जो हम जब उसको संतुलित करते हैं ना, तब वो लगाया जाता है, तब यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, लेकिन तब तक हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, हम बस सीख रहे हैं कि कैसे बनता है, इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम की जगह पे Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह पे O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। ठीक है, अब जब इस समीकरण को संतुलित करेंगे, वो कैसे करते हैं, क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है, वो सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। चलो, जिंक जमा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को लिखते हैं Zn से, ये हमने अभी पीछे सीखा। सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं H2SO4, ये भी हमने पीछे सीखा। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की आप अभिक्रिया कराओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम और जल की अगर आप अभिक्रिया कराओ, ये सोडियम है Na से हम सोडियम को दर्शाते हैं, जल को हम दर्शाते हैं H2O से, अभी हमने पीछे सीखा। तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी याद कर लेना भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा हमने पीछे सीख लिया है NaOH, और हमें मिल जाएगा इसके साथ में हाइड्रोजन। तो ये हमने सीखा कि कैसे जो है वो समीकरण लिखे जाते हैं, कैसे इनको लिखना होता है। बाकी हम
आगे सीखेंगे कैसे संतुलित करना है इनको, वो अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए अभी मुझे तो तो चलिए अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये लिखना समझ आ गया? तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि आयरन जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो आपने इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखो। उसका संतुलन हुआ है नहीं हुआ है इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है? आयरन रिएक्ट विद वाटर टू गिव आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, Fe+H2O, ये दे रहा है FeH2O। ऑप्शन नंबर बी है Fe जमा H2O, ये दे रहा है H2F। ऑप्शन नंबर सी Fe जमा H2O, ये दे रहा है Fe3O4 जमा H2। और ऑप्शन नंबर डी है Fe+H, जो दे रहा है Fe3OH प्लस H2O। तो आपने बताना है इन सभी में से सही ऑप्शन कौन सा है जिसमें आयरन जल के साथ अभिक्रिया कर रहा हो और हमें दे रहा हो आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, कमेंट कर लीजिए। कमेंट कर लिया है सभी ने? तो चलो 5 सेकंड का वेट करके आगे बढ़ते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो बिल्कुल जिसने भी अपना आंसर लिखा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। इसका मतलब आपको यहाँ तक का जितना भी पढ़ा सब समझ आ गया कि रासायनिक समीकरण कैसे कैसे लिखे जाते हैं। अब जब आप अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। कभी कभी आपको रासायनिक समीकरण ऐसे का ऐसा ही मिलेगा संतुलित करने के लिए, लेकिन कभी कभी आपको रासायनिक समीकरण जो है वो ऐसा भी मिल सकता है। ऐसा अगर आपको रासायनिक समीकरण मिलता है तो पहले आपको इसमें बदलना पड़ेगा, फिर आप उसका संतुलन कर पाओगे। तो ठीक है, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? और हाँ, अभी साइंस का शुरू किया है 10th का, मैथ की वीडियो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय बाय।